हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। आज इस कोर्स का 16वां लेक्चर है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था के बारे में। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरे डिस्कशन को आपको बड़ी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे हम लोग काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी की, कि गांधी जी का क्या मानना है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। तो देखिए, आपको याद रखना है कि गांधी जी का मानना ये है कि लोकतंत्र में जो समाज की सबसे छोटी इकाई है यानी ग्राम, लोकतंत्र में ग्राम का विशेष स्थान होना चाहिए। ग्राम के पास में वो सभी शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे वो अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर सके। लोकतंत्र में ग्राम जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करे। तो इसी को लेकर गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है जिसको आपको याद रखना है। क्या है? देखिए, गांधी जी का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो गांधी जी का ये कोट आप याद रख सकते हैं। जहां भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको लिखना हो तो इस कोट को आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। आगे आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्लियर। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पारित कराया था और उस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न समितियों की, जिनके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखिए, 1957 से लेकर 1986 के बीच पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 4 समितियों का गठन किया गया। तो प्रमुख रूप से तो 4 ही हैं, बाकी और भी कुछ समितियां हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब इन समितियों के बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनकी क्या रिकमेंडेशंस रही पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो 1957 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इस समिति में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई। काफ़ी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। क्लियर। आगे इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कहती है बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जिन लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि त्रिस्तरीय है या फिर द्विस्तरीय है, उनके लिए ये ट्रिक है कि आपको बलवंत राय मेहता नाम में देखना है कि कितने शब्द हैं। तो देखिए, बलवंत प्लस राय प्लस मेहता, तो बलवंत राय मेहता जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सिफारिश की। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी त्रिस्तरीय पंचायतें हैं जिनकी सिफारिश इस समिति ने की। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वो 3 स्तरीय पंचायतें हैं जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की। कौन कौन सी? देखिए, सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर होती है। क्लियर। ग्राम पंचायत के ऊपर है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर है, और सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो कि जिला लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। क्लियर। तो ये वो 3 स्तरीय पंचायतें हैं जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की। अब इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। इस समिति ने ये सिफारिश की कि जो ग्राम पंचायत है उसका गठन जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होगा। जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो वोट डालकर ग्राम पंचायत को चुनेगी। क्लियर। और बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति का गठन जो है
वो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत ही चुनेगी पंचायत समिति को। क्लियर। और बात करें जिला परिषद की, जिला परिषद का गठन भी अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होगा। क्लियर। जिला परिषद के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन होंगे। क्लियर। और जिला परिषद जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, एक सलाहकार संस्था होगी। और बात करें पंचायत समिति की, तो देखिए पंचायत समिति के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था जो है वो पंचायत समिति को बताया है। पंचायत समिति जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, मतलब यहाँ पर जो नियम कानून है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्लियर। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ये बताओ कि पंचायत के तीनों स्तरों में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो आपको बताना है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। क्लियर। यहाँ पर जो जिला परिषद है उसका काम केवल सलाह देने का है, वो केवल एक एडवाइजरी बॉडी है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य पूरे भारत का वो पहला राज्य बना जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत का पहला राज्य राजस्थान है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और ये डेट भी पूछी जाती है, कब? 2 अक्टूबर 1959। क्लियर। और बात करें जिले की, तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्लियर। राजस्थान के बाद जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं तमिलनाडु की या फिर पश्चिम बंगाल की। क्लियर। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। क्लियर। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई और पश्चिम बंगाल में 4 टायर पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरी समिति की, जो कि है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 और 78 में जनता सरकार के द्वारा किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। क्लियर। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश दी। ये आपको याद रखना है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायतों की द्विस्तरीय 2 टायर व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। क्लियर। इसको याद करने की एक ट्रिक है, आपको देखना है कि अशोक मेहता नाम जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अशोक प्लस मेहता 2 शब्दों से मिलकर बना है अशोक मेहता। तो इससे आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अशोक मेहता समिति ने 2 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सिफारिश की। क्लियर। अब कौन कौन सी वो पंचायतें हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है। सबसे नीचे जो होगी वो होगी मंडल पंचायत। मंडल पंचायत जो है वो कुछ गांवों के समूह पर होगी। तो सबसे नीचे कौन सी होगी? मंडल पंचायत। मंडल पंचायत के ऊपर जिला लेवल पर होगी जिला परिषद, और जिला परिषद जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नियम कानून है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जिला परिषद जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर। तो अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण संस्था बताया, ये आपको याद रखना है। कुछ और सिफारिशें हैं इस समिति की। देखिए आपको याद रखना है कि इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों के पास में टैक्स लगाने का, कर लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अशोक मेहता समिति की बहुत सारी सिफारिशों में से एक ये है कि पंचायतों के पास में टैक्स लगाने की कंपलसरी पावर होनी चाहिए। क्लियर। अगली समिति के बारे में बात करते हैं, जो कि है जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति का गठन 1985 में हुआ। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस समिति ने जिला परिषद पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस समिति ने सिफारिश की कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।
तो आपको याद रखना है कि जीवी के राव समिति ने जिला परिषद पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। क्लियर। इस समिति ने सिफारिश की कि एक नए पद का सृजन किया जाना चाहिए। कहाँ पर? जिला लेवल पर। कौन से पद का? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का। क्लियर, याद रखना है आपको, जो कि जिला परिषद के सीईओ के रूप में काम करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। कौन? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। इस नए पद की सिफारिश की है जीवी के राव समिति ने, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं एलएम सिंघवी समिति की। एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ है 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। इस समिति के बारे में बस आपको एक ही फैक्ट याद रखना है कि इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं अगली समिति की, जो कि है पीके थुंगन समिति। काफ़ी इंपोर्टेंट समिति है, इसकी सिफारिशें आपको याद रखनी है। इस समिति का गठन होता है 1988 में, तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है। क्लियर। सबसे पहले इस समिति की सिफारिशों में आपको याद रखना है कि इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। काफ़ी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। इससे पहले वाली जो समिति है एलएम सिंघवी समिति, उसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। क्लियर। आगे इसमें आपको याद रखना है कि इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सिफारिश करती है पीके थुंगन समिति। ऐसी ही सिफारिश जो है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। क्लियर। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। पीके थुंगन, ये नाम आपको देखना है कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, पी प्लस के प्लस थुंगन, तो ये नाम जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि पीके थुंगन समिति ने 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सिफारिश की। अब देखते हैं कौन कौन सी वो पंचायतें हैं। तो देखिए, सबसे नीचे ग्राम लेवल पर है विलेज पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत होगी और सबसे ऊपर जिला लेवल पर एक पंचायत होगी। क्लियर। जिला लेवल की जो पंचायत होगी उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वो होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इस प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है पीके थुंगन समिति ने। क्लियर। अब और इस समिति की जो इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया कि SC STs और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। क्लियर। और अगर किसी कारणवश पंचायतें जो हैं वो भंग होती है तो 6 महीनों के अंदर पंचायतों का फिर से चुनाव होना चाहिए। क्लियर। आगे इसमें आपको याद रखना है कि इस समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्तीय आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जो पंचायतों को वित्त फाइनेंस मुहैया कराएगा। क्लियर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी रिकमेंडेशन है, आपको भूलनी नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं अगली समिति की, जो कि है गडगिल समिति। गडगिल समिति का गठन जो है 1988 में होता है और इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि गडगिल समिति ने वो सभी सिफारिशें ही की हैं जो पीके थुंगन समिति ने की थी। क्लियर। तो इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है, इसका वर्ष आपको नहीं भूलना है। क्लियर। 1988। अब हम लोग बात करते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से प्राप्त हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए, बात करते हैं नरसिम्हा राव सरकार की। जिस समय केंद्र में नरसिम्हा राव सरकार थी तो उस समय भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 ये पारित किया और इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर। और ये जो संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी कारण से हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 की, कि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा? भाग 9। ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। और इसके द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11, और उस अनुसूची 11 में 29 सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किए गए। इसका मतलब ये हुआ
कि पंचायत जो है वो इन 29 सब्जेक्ट्स को लेकर नियम कानून बना सकती है। 11वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची के ये जो 29 सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में मेंशन किया गया है संविधान के आर्टिकल 243 जी में। तो इस आर्टिकल के बारे में भी आपको याद रखना है। क्लियर। इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें कौन कौन से स्तर है। देखिए, सबसे नीचे होगा विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगी, और फिर जिला लेवल पर होगी जिला पंचायत। क्लियर। तो ऐसी सिफारिशें जो हैं वो बलवंत राय मेहता समिति और पी.के. थुंगन समिति ने की थी। तो उसी वाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किए गए। तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ये याद रखना है। देखिए, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 40। इस संविधान संशोधन ने DPSP के आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप दी। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान किए गए हैं, और ये आर्टिकल जो है संविधान में पहले से ही है। जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तभी से आर्टिकल 40 जो है वो संविधान में है। उसमें ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान किए गए थे। तो इस आर्टिकल में कही गई जो बात है उसको प्रैक्टिकल शेप देने का काम किया है 73वें संविधान संशोधन 1992 ने। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के फीचर्स की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, और इन तीनों स्तर पर पंचायतों का जो गठन होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगा। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। क्लियर। तो इस संविधान संशोधन में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे नीचे होगी ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम लेवल पर होगी। क्लियर। उसके ऊपर होगी मध्यवर्ती पंचायत, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पंचायत, जो कि कहाँ पर होगी, जो कि ब्लॉक लेवल पर होगी। क्लियर। और सबसे ऊपर जिला लेवल पर होगी जिला पंचायत। क्लियर। यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट पंचायत है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि इसके कुछ अन्य नाम भी है, ब्लॉक पंचायत और आंचलिक पंचायत। ब्लॉक पंचायत या फिर आंचलिक पंचायत जो है वो इंटरमीडिएट पंचायत के ही अन्य नाम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे देखें। देखिए, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों में इंटरमीडिएट पंचायत का गठन करना जरूरी नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान भी इस एक्ट के द्वारा किए गए हैं। क्लियर। तो आपको याद रखना है ग्राम सभा के बारे में। बात करते हैं ग्राम सभा के सदस्यों की। देखिए, ग्राम सभा में वो सभी सदस्य शामिल होंगे, या फिर कहें कि वो सभी ग्रामीण इसके सदस्य होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा। क्लियर। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? ग्राम सभा के सदस्य वो सभी ग्रामीण होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा, या फिर इसको ऐसे कहें जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होगी, और जो वोट डाल सकते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। क्लियर। ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन करती है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें। देखिए, इंटरमीडिएट पंचायत और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इन दोनों पंचायतों के चेयरमैन का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों पंचायतों के चेयरमैन का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इनका चुनाव जो है इन पंचायतों के सदस्यों में से ही होता है। तो ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। बात करें विलेज पंचायत की। विलेज पंचायत के चेयरमैन, या फिर कहें कि विलेज पंचायत के जो मुखिया होते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होगा? उनका चुनाव वैसे ही होगा जैसे राज्य विधायिका ने निर्धारित किया है। क्लियर। तो ये विलेज पंचायत के मुखिया के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। अगले फीचर के बारे में बात करते हैं इस एक्ट के, जो कि है आरक्षण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नहीं भूलना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं SC/STs के लिए जो आरक्षण होता है उससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में। क्लियर। तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि SC/STs के लिए जो आरक्षण है वो पंचायतों के तीनों स्तर पर होगा। क्लियर। और कैसे होगा? वो होगा उनकी जनसंख्या के आधार पर। कुल जनसंख्या में जो SC/STs की जनसंख्या है उसके आधार पर SC/STs के लिए
आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। क्लियर। आगे बात करें महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण की, तो महिलाओं को दिए जाने वाला जो आरक्षण है वो भी पंचायतों के तीनों स्तरों पर होगा। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है वो आरक्षित कर दी गई है पंचायतों के तीनों स्तरों पर। क्लियर। और इन महिलाओं में SC/STs की महिलाएं भी शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की। इस एक्ट के द्वारा पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं आर्टिकल 243E में। तो इस आर्टिकल के बारे में भी आपको याद रखना है। और अगर किसी कारणवश पंचायतें जो हैं वो 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीनों के अंदर पंचायतों का चुनाव होना जरूरी है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं उम्र की कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम उम्र है वो कितनी है, तो वो है 21 वर्ष। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। राज्य वित्त आयोग जो है इससे संबंधित भी प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किए गए हैं। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के बाद राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर। और इसका काम क्या है? इसका काम ये होगा कि राज्य और पंचायतों के बीच आय का वितरण, और ये आय कहाँ से आएगी? ये आएगी राज्य द्वारा लगाए गए जो कर हैं, शुल्क हैं या टोल, वहाँ से जो आय होगी राज्य सरकार की, उस आय का वितरण करना राज्य और पंचायतों के बीच। और साथ ही साथ जो पंचायतों के तीनों स्तर है उनके बीच आय के शेयर को आवंटित करना कि जिला पंचायत को इतना हिस्सा मिलेगा, ब्लॉक पंचायत को इतना मिलेगा और विलेज पंचायत को इतना हिस्सा मिलेगा। तो ये काम किसका है? ये है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। क्लियर। आगे इसमें आपको याद रखना है कि जो राज्य का संचित निधि कोष होता है, राज्य का जो संचित निधि कोष है उससे पंचायतों को सहायता अनुदान दिलवाना, तो ये काम भी किसका है? ये भी राज्य वित्त आयोग का काम होता है। वो रिकमेंडेशन करता है बेसिकली। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जो संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको लेकर इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। देखिए इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे तो वो 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं वो किसी यूनियन टेरिटरी पर लागू करवा भी सकते हैं और नहीं भी। तो यूनियन टेरिटरीज को लेकर जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति चाहे तो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान किसी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करवा सकते हैं या फिर लागू करवाने से रोक सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता। क्लियर। तो देखिए आपको याद रखना है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये जो 3 राज्य है, इन तीनों राज्यों में 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू नहीं होता। क्लियर। और आगे देखें, देखिए राज्यों के जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल एरिया और जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें भी 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू नहीं होता। क्लियर। मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर जिला परिषदें हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वहाँ पर भी 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता। क्लियर। आगे बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, वहाँ पर भी 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू नहीं होता। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी हम लोगों ने बात करी कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि संसद के पास में ये अधिकार है कि वो चाहे तो ये जो क्षेत्र हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी, इन क्षेत्रों में भी 73वां संविधान संशोधन लागू करवा सकती है। तो ऐसी पावर जो है वो संसद के पास में है। क्लियर। तो इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने पास किया है पीसा एक्ट ऑफ 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। क्लियर। तो ये एक्ट है जिसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं उनको शेड्यूल्ड एरिया वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर
कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में लागू किया गया है। ये जो पीसा एक्ट है इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के कंपल्सरी प्रोविजंस के बारे में। जो अनिवार्य प्रावधान है, मतलब जिनको लागू करना ही करना है, ऐसे प्रावधान इस एक्ट के जो कंपल्सरी है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है ग्राम सभा का आयोजन। राज्य में ग्राम सभा का आयोजन करना एक कंपल्सरी प्रावधान है, याद रखना है आपको। क्लियर। आगे बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भी एक अनिवार्य प्रावधान है, ऐसा करना जरूरी है। क्लियर। आगे बात करें पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होना, तो ये भी क्या है, ये भी एक कंपल्सरी प्रोविजन है, ऐसा करना ही पड़ेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो चेयरमैन हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होना, और उनका अप्रत्यक्ष चुनाव जो है इन पंचायतों के सदस्यों में से ही होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए पंचायतों का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम उम्र है वो है 21 वर्ष, तो ये क्या है, ये एक कंपल्सरी प्रोविजन है। क्लियर। आगे बात करते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो भी अनिवार्य प्रावधान है। जैसे कि हम लोग बात करें SC/STs को मिलने वाला जो आरक्षण है वो इनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायतों के तीनों स्तरों पर दिया जाएगा। क्लियर। और महिलाओं के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों पर कुल सीट की 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। क्लियर। कार्यकाल से संबंधित प्रावधान भी अनिवार्य प्रावधान है। पंचायतों का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। क्लियर। और अगर किसी कारणवश पंचायतें जो हैं वो समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीनों के अंदर पंचायतों का चुनाव होना जरूरी है, तो ये भी क्या है, ये भी एक कंपल्सरी प्रोविजन है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग, इनसे संबंधित प्रावधान भी जो है वो कंपल्सरी प्रावधान है। क्लियर। पंचायतों का जो चुनाव होगा वो कराया जाएगा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, और पंचायतों को जो फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, वित्त मुहैया कराया जाएगा, वो कराया जाएगा राज्य वित्त आयोग के द्वारा। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के स्वैच्छिक प्रावधानों की, वॉलेंटरी प्रोविजंस की। ये प्रावधान ऐसे हैं जिनको लागू करना अनिवार्य नहीं है, इनको सरकार के द्वारा लागू करवाया भी जा सकता है और नहीं भी। क्लियर। तो इन प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य प्रदान करना, तो ये क्या है, ये एक वॉलेंटरी प्रोविजन है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए ग्राम पंचायत के जो मुखिया है उनके चुनाव का तरीका, तो ये भी क्या है, ये भी स्वैच्छिक प्रावधान है। क्लियर। आगे आपको याद रखना है कि पंचायतों को शक्ति और अधिकार देना राज्य सरकार के द्वारा, ताकि वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सके, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्वैच्छिक प्रावधान है। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों को अगर पावर्स देने की बात हो, शक्ति देने की बात हो, उनको अधिकार देने की बात हो, तो उससे संबंधित ज़्यादातर प्रावधान जो हैं वो वॉलेंटरी प्रोविजंस हैं। क्लियर। आगे बात करें, देखिए ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनको इंटरमीडिएट पंचायत और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व देना, तो ये भी क्या है, ये भी स्वैच्छिक प्रावधान है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए इंटरमीडिएट पंचायत के जो मुखिया है उनको प्रतिनिधित्व देना। क्लियर। आगे बात करें, जो MP और MLA हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, उनको उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत के बारे में आपको याद रखना है। MP और MLAs को उनके निर्वाचन क्षेत्र, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आने वाली जो जिला पंचायत है उसमें उनको प्रतिनिधित्व देना, तो ये क्या है, ये भी एक वॉलेंटरी प्रोविजन है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए पंचायतों को आर्थिक शक्ति देना, कर इत्यादि लगाने का अधिकार देना, ताकि पंचायतें जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और वो अपने काम करने के लिए आय के संसाधन जुटा सकें। तो इस प्रकार की शक्तियां पंचायतों को देना, ये भी क्या है, ये भी एक वॉलेंटरी प्रोविजन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की शक्तियां भी राज्य सरकार पंचायतों को दे भी सकती है और नहीं भी। क्लियर। आगे बात करें, देखिए पंचायतों से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है और उसमें जो 29 विषय मेंशन किए गए हैं, जिनको लेकर पंचायतें
नियम कानून बना सकती है, तो इन 29 विषयों पर कानून बनाकर अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करना जो है वो भी एक वॉलंटरी प्रोविजन है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पीसा एक्ट ऑफ 1996 की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। देखिए, पीसा की फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या हुआ है। इसमें पंचायतों का एक्सटेंशन किया गया है शेड्यूल एरिया को लेकर। क्लियर। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको लेकर पंचायतों का एक्सटेंशन किया गया है, या फिर इसको ऐसे कहें कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है उसके जो प्रावधान है उसको शेड्यूल्ड एरिया में लागू करवाया जा सके, उसके लिए संसद ने पास किया था पीसा एक्ट ऑफ 1996। क्लियर। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, देखिए आपको पता है कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो कल्चर होती है, संस्कृति होती है, उनकी जो रीति रिवाज हैं वो अलग हैं, उनकी जो परंपराएं होती हैं वो अलग हैं। तो इस एक्ट में ये ध्यान रखा गया कि जो आदिवासी लोगों की पारंपरिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसा ना हो कि सरकार ने कोई कानून बनाया है और उस कानून के चलते जो आदिवासी लोग हैं और उनका जो ट्रेडिशनल तरीका है खुद को गवर्न करने का, खुद को मैनेज करने का, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस एक्ट में विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया कि जो आदिवासी लोग हैं और उनका जो पारंपरिक निर्णय लेने का तरीका है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है वो भी वहां पर लागू हो जाए। क्लियर। तो देखिए, हम लोगों ने बात करी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। क्लियर। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 243M के अनुसार शेड्यूल्ड एरिया और जो ट्राइबल एरियाज हैं उन पर लागू नहीं होती थी, जैसा कि हम लोगों ने बात करी। तो इस आर्टिकल का नाम भी आपको याद रखना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1995 में भूरिया कमेटी का गठन किया गया, और भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1996 में पास किया गया पीसा एक्ट। क्लियर। और इस एक्ट ने 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं वो मॉडिफिकेशंस के साथ शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज पर लागू कराए, और यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि इन लोगों का जो पारंपरिक तरीका है खुद को गवर्न करने का उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पीसा एक्ट के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर यह याद रखनी है कि इस एक्ट के द्वारा ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। क्लियर। तो पीसा एक्ट के द्वारा ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। क्लियर। जबकि दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें राज्य विधायिका की, तो राज्य विधायिका को एक सलाहकार की भूमिका दे दी गई। राज्य विधायिका को इस केस में एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया, और वो इसलिए ताकि पंचायतें और ग्राम सभा जो हैं वो समुचित रूप से काम कर सकें। क्लियर। तो ऐसा इसलिए किया गया। देखिए, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य वो ग्रामीण होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो वो कौन लोग हैं? वो वही आदिवासी लोग हैं। तो जब उनको ज़्यादा पावर दी जाएगी तो वो इफेक्टिव रूप से अपने वेलफेयर के लिए खुद डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा की शक्तियां और उसके कार्यों की, जो कि पीसा एक्ट के द्वारा दी गई। तो देखिए, आपको याद रखना है कि भूमि अधिग्रहण का मामला हो या फिर पुनर्वास का मामला हो या फिर जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास करवाने का मामला हो, तो इन सब मामलों में ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य है। क्लियर। याद रखना है आपको। ग्राम सभा को वो तमाम पावर्स दी गई ताकि वो अपनी पारंपरिक आस्था और आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है उसका संरक्षण कर सके। ग्राम सभा जो है वो लघु वन उत्पाद, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसका स्वामित्व जो है, उसकी जो ओनरशिप है वो ग्राम सभा के पास में होती है। क्लियर। आगे बात करें, स्थानीय विवादों का समाधान करने की जो पावर है वो भी ग्राम सभा के पास में है। आगे बात करें, देखिए, भूमि स्थानांतरण की रोकथाम वाले जो मामले हैं उसको लेकर भी जो पावर है वो ग्राम सभा के पास में है। क्लियर। आगे बात करें, गांव में बाजार का प्रबंधन, ये भी कौन करवाएगी? ये भी ग्राम सभा करवाएगी। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, शराब का उत्पादन, उसका आसवन और उसके निषेध को नियंत्रित करना, ये तमाम पावर जो हैं वो ग्राम सभा के पास में है।
आगे हम लोग बात करते हैं आरक्षण की, कि पीसा एक्ट में आरक्षण से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि पंचायतों में जितनी भी सीटें हैं उन सीटों की 50% सीट जो है वो आदिवासी लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है। क्लियर। दूसरा आपको याद रखना है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर जो चेयरमैन हैं, जो पंचायतों के मुखिया हैं, वो आदिवासी लोग ही होंगे, उनके लिए वो सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। क्लियर। तो देखिए पीसा एक्ट के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर। अब एंड में हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय मेंशन किए गए हैं जिनको लेकर जो पंचायतें हैं वो नियम कानून बना सकती है, उनके बारे में बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इन विषयों के बारे में आपको याद रखना है, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं। यहाँ पर 1 से लेकर 29 जो विषय हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, इन सभी विषयों को आपको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में और उनको याद रखना है। ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुद्दा ये है कि ये 29 विषय आपको याद होने चाहिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो किस लिए अपनाई गई थी ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन ईमानदारी से सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, या फिर कहें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का हस्तांतरण करना ऊपर से नीचे। तो इसमें क्या किया गया, शक्ति को हस्तांतरित किया गया ग्रामीण स्तर तक, और समाज की सबसे छोटी इकाई यानी ग्राम को और सशक्त बनाया गया ताकि वो अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तहसील पंचायत जो है वो पंचायत के 3 स्तरों में शामिल नहीं है। बाकी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और प्रखंड पंचायत, प्रखंड पंचायत जो होती है वो ब्लॉक लेवल पर होती है। तो ये तीनों शामिल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान नहीं है। तो ये आपको बताना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य प्रदान करना जो है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान नहीं है, कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। क्लियर। बाकी बात करें ग्राम सभा के आयोजन की या फिर पंचायत के तीनों स्तरों पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव की, या फिर पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए, ये सभी प्रावधान जो हैं वो अनिवार्य प्रावधान है। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो ये क्वेश्चन आप तब सोल्व कर पाओगे जब आपको वो टेबल याद होगी जो हम लोगों ने एंड में डिस्कस करी है। 11वीं अनुसूची के जो 29 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं, तभी जाकर आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। स्थानीय मेलों का कर जो है वो पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। पंचायती राज विषय है, तो ये आपको बताना है कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। देखिए इतना कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जितने भी काम किए हैं वो राज्य सरकार ने किए हैं। पंचायतों का इलेक्शन करवाना हो, चुनाव करवाना हो, उनको वित्त मुहैया कराना हो, फाइनेंस देना हो, तो ये सब काम कौन करती है, ये करती है राज्य सरकार। तो वहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायत समिति है, तो आपको बताना है कि पंचायत समिति जो है वो किस प्रकार की संस्था है। क्लियर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कार्यकारी संस्था। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो पंचायत समिति है जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यकारी संस्था होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ये जो पंचायत समिति है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर, तो ये आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार पर। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित समितियों को उनके गठन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। क्लियर। तो आपको बताना है कि कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया, फिर उसके बाद वाली समिति, फिर उसके बाद वाली समिति और फिर उसके बाद वाली समिति। तो इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्लियर। तो देखते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन जो है वो 1957 में हुआ था। तो सबसे पहले गठन होता है बलवंत राय मेहता समिति का। क्लियर। उसके बाद गठन होता है अशोक मेहता समिति का, उसके बाद होता है जीवीके राव समिति का और उसके बाद होता है पीके थुंगन समिति का। तो इनके जो गठन वर्ष हैं वो भी आपको याद रखने हैं। क्लियर। कमेंट करके आपको मुझे बताना है इन तीनों समितियों के गठन वर्ष, कि इन तीनों समितियों का गठन कौन कौन से वर्षों में हुआ है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिला परिषद। जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं एमपी और एमएलए। क्लियर। देखिए मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, आपको यहां पर केवल वीडियो को देखते ही नहीं रहना है, वीडियो को पॉज करके आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप से सोल्व करने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर जो है पंचायतों का चुनाव होना जरूरी होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जो वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना है उसको अपनाया गया है। क्लियर। और वो क्या है, वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्लियर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन के जनक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो नहीं है आपको बताना है। तो देखते हैं। देखिए बात करते हैं एल एम सिंघवी समिति की, तो एल एम सिंघवी समिति तो है, अशोक मेहता समिति भी है और बलवंत राय मेहता समिति भी है। ये जो समिति है PBN राव समिति, ऐसी किसी भी समिति के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है। तो पंचायती राज व्यवस्था से ये समिति जो है वो संबंधित नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पीसा अधिनियम 1996 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है, ये आपको बताना है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा क्या, नहीं, ग्राम पंचायत इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ग्राम सभा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। पीसा अधिनियम 1996 के द्वारा ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की, तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की सबसे पहले सिफारिश की है बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
आंचलिक पंचायत निम्नलिखित में से किस पंचायत को कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, जो आंचलिक पंचायत है वो मध्यवर्ती पंचायत का ही अन्य नाम है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मध्यवर्ती पंचायत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। क्लियर। और ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, इसने इसी अनुच्छेद को प्रैक्टिकल शेप देने का काम किया है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 विषय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे फैक्ट याद करने की एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, आपको इनके नाम देखने हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग बात करें अशोक मेहता की, अशोक मेहता जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अशोक प्लस मेहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 स्तरीय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पंचायत समिति। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, क्या वो प्रधान होता है, क्या वो सरपंच होता है, या फिर जिला प्रमुख, या फिर खंड विकास पदाधिकारी? देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायत समिति है वो कौन से लेवल पर होती है। ये होती है ब्लॉक लेवल पर। क्लियर। और ब्लॉक लेवल पर होता है बीडीओ, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में उसको बोलते हैं खंड विकास पदाधिकारी। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खंड विकास पदाधिकारी जो है वो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई, तो जिले का नाम भी आपको याद रखना है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागौर जिला। क्लियर। कौन सी डेट में इसकी शुरुआत हुई थी, ये कमेंट करके आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पीकार किसे कहा जाता है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा BR मेहता, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है वो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके वास्तुकार हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। किस समिति ने सबसे पहले सिफारिश की कि SC STs और महिलाओं को पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति ने सिफारिश की कि SC STs और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिलना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1957। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा भाग है वो है भाग 9। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि इन 28 MCQs में से आपके कितने सही हुए हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है पंचायती राज व्यवस्था की। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको यह डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।